हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आई दृष्टि करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे करते हैं इन सब वीडियोस में, यूपीपीएसएस प्री के लिए और यूपीपीएसएस आरओ के लिए। और इन सब वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आई दृष्टि कवर कर रहे हैं। कंपाइल में यहाँ पे हैंडमेड यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास हम लोगों ने 12 किया था, है ना, पिछली क्लास में। ये क्लास नंबर 13 रहेगा। और जो 3 मेजर सेक्शन थे, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आज की क्लास रहेगी वैज्ञानिक परिदृश्य पे। तो जो पुरानी क्लासेस हैं उनको आप ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है ख़ासतौर से वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से आपको ज़रूर सहायता करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे आज से, यहाँ पे वैज्ञानिक परिदृश्य करना है हम लोग को। क्लास नंबर 13 है। जो पहले से देख रहे होंगे वीडियोस वो कंटिन्यूएशन में होंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नए लोग हैं अगर जुड़ रहे हों तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वो वहाँ पे C1 C2 C3 करके क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके यहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य, आई दृष्टि, और पेज नंबर 124 पे मिलेगा आपको, ठीक है। आई दृष्टि की हार्ड कॉपी आप लोगों के पास होगी तो वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए वैज्ञानिक यहाँ पे परिदृश्य में हम लोग खासतौर से ये जो स्पेस वाली जो चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो हम लोग ISS पढ़ते रहते हैं ना नॉर्मली, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, तो वो तो इंटरनेशनल है। अब यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की भी बात हो रही है, यानी इंडियन स्पेस स्टेशन। खैर शॉर्ट में वही नाम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंडिया की अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिलहाल अभी बना नहीं है, लेकिन सोच भी रहा है अगर, तब भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ISS होना खुद के देश का ये बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि होती है किसी भी देश के लिए। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी IST की पहली यूनिट के निर्माण को स्वीकृति दी है, ठीक है। कब तक बनेगा कब तक नहीं बनेगा वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। फिलहाल ये जो मुहिम है स्पेस स्टेशन बनने की, ये शुरुआत कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। प्रक्षेपण जो होगा इसका, ये 2028 तक यहाँ पे प्रस्तावित है, ठीक है। पहली यूनिट जो होगी, जो पहला मॉड्यूल होगा, उसको यहाँ पर प्रक्षेपण किया जाएगा 2028 तक। स्टेशन का कंप्लीट जो स्टेशन बनेगा उसका टारगेट 2035 है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2035 याद रखना, 2028 याद रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनिशिएटिव याद रखना कि भारत का भी एक स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है। यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ है, भारतीय मानव युक्त मिशन को प्रक्षेपित करने का भी लक्ष्य है भारत सरकार के द्वारा 2040 तक। इतनी बातें क्लियर है। अब दूसरा टॉपिक देखिए, BOM। जैसे हम मॉम पढ़ते थे ना पहले, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स यानी मंगल ग्रह का जो मिशन पढ़ा करते थे हम लोग, उसी तरीके से भारत सरकार ने इसको भी स्वीकृति दी है। B फॉर वीनस, वीनस यानी शुक्र। वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अभी सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा BOM को स्वीकृति दी गई है, ठीक। शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। प्रक्षेपण वर्ष जो है वो 2028 है, ये भी ध्यान रखना। तो अब हम लोग जो है वो बॉम्ब पे भी काम करेंगे। बॉम्ब पे काम कर चुके हैं, बॉम्ब पे भी काम करेंगे। अब वीनस के बारे में देख लीजिए, क्योंकि बड़ा खास ग्रह है, बहुत खास ये प्लैनेट है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इनको मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हूँ, तो इनको देख लीजिए। वीनस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, शुक्र के बारे में, कि भैया इसका जो एटमॉस्फेयर है बड़ा मोटा है ना, बहुत थिक है। थिक होने की वजह से यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, और हीट ट्रैप हो जाएगी तो उस ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लानट है वो इसी को जाना जाता है, वीनस को, ठीक है। हॉटेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम वो इसी की वजह से है। इतनी चीज़ क्लियर है। बाकी सबसे नज़दीक है अर्थ के, ये भी आता है हम लोग को। अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे जो लगभग चीज़ें हैं वो वहाँ पे भी दिख जाती हैं। सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे देख रहे हैं 462, अनबिलीवेबल। ये टेम्परेचर मतलब इतने में तो हम लोग खाक बन जाएंगे। तो पृथ्वी के अलावा जो अनकॉमन चीज़ आपको दिख रही है इस ग्रह पे, वो है यही चीज़, सरफेस टेम्परेचर। और वो किस वजह से है, ये चीज़ आप लोगों ने जान ली है। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है शुक्र ग्रह का, वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। तो यार ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी खतरनाक चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होती है हीट का, तो ये भी कारण है। और एक चीज़ ये भी जानते हैं कि 2 ही प्लैनेट हैं ऐसे सोलर सिस्टम में जो उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। उल्टी डायरेक्शन का मतलब है कि बाकी जो ग्रह हैं सोलर सिस्टम में वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, U और V प्लैनेट उस डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते हैं। U का मतलब यूरेनस है और V का मतलब है वीनस। वीनस और यूरेनस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज को आप ऐसे समझिए, अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है ना, लेकिन ये U और V जो हैं ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करती हैं। इसी का मतलब क्लॉकवाइज है। खैर नई चीज़ नहीं है, हम लोग जानते हैं, रोटेट्स वेरी स्लोली, ये भी चीज़ है, ये भी जानना है कि ये बहुत स्लो स्पेन से, मतलब बहुत स्लो स्पीड से
अपनी अक्ष पे घूमता है। यानी मैं यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहा हूँ, रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। रोटेशन जो है इसका बहुत स्लो है। स्लो का अंदाज़ा आप इस यहाँ पे ऐसे जान सकते हैं कि इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 दिन यानी 243 डेज लग जाता है। और हमारी पृथ्वी जो है वो एक चक्कर कितने दिन में घूम लेती है? एक ही दिन में, है ना, 24 घंटे में। लेकिन इसको कितना दिन लग रहा है? इसको 243 दिन लग रहा है। तो आप यहाँ से इसकी स्पीड समझ सकते हैं कि ये अपनी एक्सिस पे कितना स्लोली यहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये बातें हुई थी यहाँ पे वीनस के बारे में। चलिए, बाकी और भी मिशन हैं जो ग्लोबल लेवल पर यहाँ पे शुरू किए गए थे। जैसे 1962 में मैरिनर 2 स्टार्ट किया गया था नासा के द्वारा। मैगलन भी स्टार्ट किया गया था 1989 में नासा के द्वारा। वीनस एक्सप्रेस ये यूरोपीय मिशन था 2005 का। ठीक है, और दाविंसी अभी ये प्रस्तावित है। ठीक है, ये प्रपोज्ड है नासा के द्वारा 2023 में। तो अगर पूछा जाए, पूछ लेता है साइंस से, अगर क्वेश्चन पूछेगा साइंस टेक्स्ट से तो इस तरीके से मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मिशन के नाम लिख देगा और वहाँ पे कंट्रीज़ के नाम सामने लिख देता है, वो मैचिंग के लिए पूछता है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, NGLV। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का। PSLV हम लोग पढ़ते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। GSLV पढ़ते हैं, जियो सैटेलाइट, ये जो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। और LLV भी पढ़ते हैं, है ना, LLV Mark 1, Mark 2, Mark 3, ये सब तो पढ़ के रखे होंगे ना भाई। इसी क्रम में एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, NGLV। NG का मतलब है न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, NGLV का मतलब है न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। तो आज के समय पे अगर इसको लॉन्च किया जा रहा है तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ये जो PSLV था, GSLV था, LLV Mark 3 था, NGLV की खूबी इन सभी से अच्छी होगी, इतना तो तय है। तो वही चीज़ें हम लोग को देख लेनी है कि क्या क्या इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्षमताएँ हैं इसकी, बस इतनी सी बात है। NGLV के विकास के लिए सितंबर 2024 में मंजूरी मिल गई। ठीक है, LV Mark 3 जो है इसकी वर्तमान क्षमता से NGLV की क्षमता 3 गुनी होगी। तो ये 3x आपको याद रखना है। ठीक है, क्षमता का मतलब है पेलोड कैपेबिलिटी। पेलोड का मतलब है कि जो साथ में रॉकेट ले जाता है ना सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट का वजन अगर Mark 3 मान लीजिए अगर 5 टन का ले जा रहा है, 5 टन का, तो ये जो NGLV है ये 15 टन का ले जाने में सक्षम होगा। क्लियर है? और क्या बात है इसमें, NGLV एक रीयूजेबल प्रक्षेपण यान भी है। तो रीयूजेबल वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है, विशेषता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये NGLV के बारे में था, 2-4 बातें थी और इसमें कुछ खास नहीं है। NGLV जो है ये लो अर्थ ऑर्बिटर ऑर्बिट जो है इसमें अधिकतम 30 टन तक वजनी पेलोड को स्थापित करने में सक्षम है। तो 30 टन का जो पेलोड है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना, 30 टन। और आपने अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा है ना एक टॉपिक, इंडियन स्पेस स्टेशन। तो इसका जो पेलोड है, मतलब ये तो स्थापित किया जाएगा ना भाई ऑर्बिट में, तो इसका वजन अपने आप में बहुत भारी भरकम होता है। तो हो सकता है इसी के लिए NGLV यूज हो इन फ्यूचर। वो हम लोग आगे के करंट अफेयर्स में देखेंगे। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, तमाम मूवी भी बनी है, तो आपको इसका वजन का अंदाज़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पोलारिस डॉन मिशन। ये बड़ा अच्छा मिशन है, ये प्राइवेट मिशन है। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल यानी गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई प्रथम स्पेस वॉक है। मतलब इस मिशन के द्वारा स्पेस वॉक की गई है प्राइवेट पर्सन के द्वारा, मतलब जिनके पास पैसा ऐसा होगा वो गए हैं। मिशन नासा का था और रॉकेट जो यूज किया गया था वो SpaceX का था। ठीक है, SpaceX किसका है? ये तो एलोन मस्क साहब का है, ये जो फाल्कन 9 है। ठीक है, 4 यहाँ पे मेंबर भेजे गए अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के लिए, मतलब गए होंगे टहलने। तो यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ये पोलारिस डॉन मिशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोई अन्वेषण के लिए नहीं था। ठीक है, ये नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई बस एक स्पेस वॉक थी इस मिशन के द्वारा। 4 लोग गए थे, वो अपना घूम घाम के आए हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए, द मून मैन ऑफ इंडिया। द मून मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है इस उपाधि से? मायल स्वामी अन्नादुरई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है ये, मतलब टॉपिक कुछ और था उसमें बस यही इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको मार्क कर लिया, मेंशन कर दिया है। चर्चा में रहा पुष्पक, ये क्या है, इसको भी ध्यान रखना है। पुष्पक जो है ये RLV है। RLV का मतलब है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, हिंदी में लिखा हुआ है पुनर्प्रयोज प्रक्षेपण यान। ठीक है, तो पुष्पक के बारे में याद रखना। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडियन यानी सिटीजन से जुड़ा हुआ है। NS-25 मिशन एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लू ओरिजिन द्वारा NS-25 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नीचे लिखा हुआ है। इसमें 6 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। ठीक है, NS-25 मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया और ये जो 6 अंतरिक्ष यात्री हैं
ये मतलब ये प्रोफेशनल नहीं है, ये उसी तरीके का है जो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ये जो 6 यात्री गए हैं स्पेस घूमने के लिए, इनमें से एक उद्यमी हमारे भारत से भी थे और उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, गोपी थोटाकुरा। ये भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं, फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन गए। और उससे पहले जो स्पेस में गए हैं उनका नाम हम लोग जानते हैं, राकेश शर्मा 1984। उसके बाद इनका नाम दर्ज हो गया है गोपी थोटाकुरा का, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसडीएससी पढ़ते हो ना भाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर। चूंकि हम लोग इसको सेंटर के नाम से जानते हैं, स्पेस सेंटर के नाम से, दरअसल ये है पोर्ट, ठीक है, ये स्पेस पोर्ट है, स्पेस पोर्ट ही उनको बोला जाता है। तो एक पोर्ट हमारे पास जो मेजर है वो एसडीएससी है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, और दूसरा अंतरिक्ष पोर्ट अभी इसका शिलान्यास किया गया है, इसका नाम है, जगह का नाम याद रखना होता है, कुलाशेखर पट्टिनम, ठीक है, कुलाशेखर पट्टिनम। ये तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित है। तो ये जो एसडीएससी पढ़ते हो आप, सतीश धवन पढ़ते हो, ये कहाँ पे पढ़ते हो? ये आंध्र प्रदेश में पढ़ते हो, श्री हरिकोटा पढ़ते हो। अब दूसरा भी याद रखना भाई, कुलाशेखर पट्टिनम तमिलनाडु। तो एक आंध्र प्रदेश हो गया, एक तमिलनाडु हो गया। ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना एसडीएससी, ये भारत का पहला स्पेस पोर्ट था, ये दूसरा खुल गया। हम लोग स्पेस सेंटर के नाम से पढ़ते रहे हैं तो स्पेस पोर्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग समझिए ये पोर्ट ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर होने की घोषणा हुई है? इनका नाम है प्रोफेसर जयंत मूर्ति। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है इसके द्वारा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल का क्या नाम है? पुराना क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 2023 की भी बात यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसका नाम है स्टैट्यू शिव शक्ति। तो ये तो भारत सरकार के द्वारा नाम दिया गया था, अब इस पर मोहर भी लग गई है, मोहर ही लगाते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है द्वारा इस नाम को मंजूरी भी मिल गई। चलिए ये देखिए क्या है, ओडियोसियस इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज़ है जो मैं पीडीएफ में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्षयान, चंद्रमा पर, यानी आपको मून रखना याद, ठीक है, ओडासियस। दक्षिणी ध्रुव में स्थित एक क्रेटर है, इस क्रेटर का भी नाम याद रखना है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना देगा, तमाम क्रेटर दे देगा, पूछ लेगा कहाँ पे है। मैलापर्ट ए क्रेटर के निकट इसको उतारा गया था, ठीक है, ओडिसियस। लूना 25 मिशन, ये बहुत पुराना मिशन है नासा का, ये रूसी चंद्र मिशन है, ठीक है। लेकिन अभी न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इस वजह से था कि ये टकरा कर अभी नष्ट हो गया है, बहुत पहले भेजा जा चुका था, 1976 में प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, लूना 25। तो ध्यान रखिएगा, मिशन किस चीज़ का है? मून का। क्योंकि ऑप्शन में देगा तो वो प्लेनेट देगा ना, प्लेनेट देगा, मून देगा, तो उसमें हम लोग को लगाना पड़ता है फिर सही आंसर। चलिए PSLV C-55 आदित्य L1 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य L1 ये मिशन का नाम है, ये मतलब सैटेलाइट होगी, ठीक है, आदित्य के नाम से ये सैटेलाइट होगी। PSLV ये व्हीकल होता है, व्हीकल यानी रॉकेट जो ले जाएगा सैटेलाइट को, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है इसी को बोलते हैं पेलोड, यही पेलोड होता है रॉकेट का। इतनी बातें क्लियर हैं? तो PSLV की जो C-57 फ्लाइट थी, ये रॉकेट ले गया है आदित्य को। अभी L1 क्या है, L1 को भी हम लोग समझेंगे, अभी पहले बेसिक देख लेते हैं। सितंबर 2023 को PSLV C-57 द्वारा प्रक्षेपित हुआ है, ठीक है। कहाँ से? SDSC, यहीं से होगा, एक ही हमारे पास स्पेस पोर्ट है मेजर जो है, तो ये भी ध्यान रखना साथ में, ठीक है। C-57 भी याद रखना है, रॉकेट का जो नंबर था, मतलब फ्लाइट नंबर जो था वो C-57 था। भारत का फर्स्ट सोलर मिशन है भाई, ये सौर मिशन है आदित्य के नाम से, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ये कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है, 2023 की बात है। आदित्य L1 को, ये जो L1 है ना, L1 को हम लोग को समझाना पड़ेगा। आदित्य L1 को L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अभी हम लोग L1 समझ लेते हैं पहले। देखो अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, इतनी बात क्लियर है। और ये जो L1, L2, L3 जो पॉइंट होते हैं, ये ऐसे पॉइंट होते हैं स्पेस में जहाँ पे कोई भी सैटेलाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्थिर रह सकती है। मतलब वहाँ पे अगर स्थिर रहेगी तो उसका फ्यूल नहीं जलेगा, फ्यूल नहीं जलेगा तो वो एक तरीके से क्या होगा, ये पार्किंग स्पॉट होगा। इसलिए ये जो लैग्रांजे पॉइंट होते हैं इनको पार्किंग स्पॉट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अंतरिक्षयान ये फिक्स्ड पोजीशन होती है, यहाँ पे ये स्टॉपेज ले सकते हैं और वहीं खड़ा होकर अपना ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। इस सौर मिशन से ये मत समझ लेना कि ये जो आदित्य L1 है ये जा रहा है सूर्य पर, ये सूर्य पर लैंड नहीं करने वाला है। कहाँ से लैंड कर लेगा भाई, जल के खाक हो जाएगा, वो भी बहुत पहले ही खाक हो जाएगा ना। ये सूर्य के नज़दीक जा रहा है, ये जा रहा है L1 के पास, L1 जो पॉइंट है
ठीक है। लैग्रांज पॉइंट जो होते हैं स्पेस में, एयरबर्न पॉइंट पर जा रहा है, वहाँ से फिर ये सूरज को ऑब्जर्व करेगा और जो सारी एक्टिविटी होती हैं सूरज में, सूरज की लेयर में, सन की लेयर्स में, तो उनको फिर ऑब्जर्व करेगा। इतनी सी बात यहाँ पे आदित्य एलेवन के बारे में है। पर्पज हम लोगों ने अभी सीख लिया, यही हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज़, स्पेस वेदर का अवलोकन करना, सूर्य के ऊपरी वायुमंडल, यानी ऊपरी वायुमंडल को क्या बोलते हैं, क्रोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं ना, और कोरोना के नाम से जानते हैं। इन्हीं सबको देखेगा, दूर खड़ा हो जाएगा सूरज से, ये सूरज है, ये आदित्य एलेवन है, यहीं से ऑब्जर्व कर लेगा कुछ ना कुछ। ठीक है। सोलर मिशन और भी है, पार्कर सोलर मिशन भी है। ये पुराना मिशन है नासा का, 2018 में कोरोना से होकर उड़ान भरने में सफल हुआ था। अभी तक सबसे निकट जाकर सूर्य का अध्ययन करने वाला पार्कर मिशन है। पार्कर के बारे में एक बार बीसीएस ने पूछा है। क्लियर है। तो ये इतनी बातें थी यहाँ पे इस वीडियो में। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में। यहाँ पे हम लोगों का ये जो वैज्ञानिक परिदृश्य था ये खत्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।